नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव में मैं खुद मेरठ के अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने गया। लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद भी लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। उन बात और तमाम चीज़ों के संदर्भ में मुझे जो बातें समझ में आई, वो ये है कि यह चुनाव मात्र बदलावों का चुनाव तो नहीं है। इस चुनाव में सिर्फ राजनीतिक मुद्दे ही नहीं हैं, बल्कि यह चुनाव आम मतदाता में भय से मुक्ति, सुरक्षा के आश्वासन, गरीब जनता के घर तक पहुंचे अधिकार, सुविधाएं, गांव में पहुंच रहे विकास और सम्मान की निरंतरता का चुनाव है। इस सम्मान में आप किसान सम्मान भी जोड़ सकते हैं। साथ ही भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान की निरंतरता और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के संकल्प और प्रतिसंकल्पों का भी चुनाव है। इसीलिए यह चुनाव ध्रुवीकरण और प्रतिध्रुवीकरण के चुनाव के रूप में देखा जा सकता है। जबरदस्त प्रतिध्रुवीकरण है, सामाजिक प्रतिध्रुवीकरण और सांप्रदायिक प्रतिध्रुवीकरण दोनों। इस चुनाव में मत प्रतिशत का यथावत रहना, बढ़ जाना या घट जाना, ये किसी भी चुनाव शास्त्रीय विश्लेषण का आधार अब तो नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय जनांकिकी, उसके वहाँ की जनता के पिछले 5 साल और इस 5 साल के अनुभव के तुलनात्मक संदर्भ बिल्कुल अलग अलग प्रभाव डाल रहे हैं। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव से इस विधानसभा चुनाव की तुलना सिर्फ एक रूप में की जा सकती है कि यह एक लोकतांत्रिक चुनाव है और यह एक नियमित चुनाव है। लेकिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनांकिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव के जो प्रभाव होंगे वो बहुत ही विशिष्ट होंगे, बहुत विशेष होंगे और निर्णायक होंगे। इन्हीं दिनों एक अखबार में मुझे एक विश्लेषक एक चुनाव में एक विश्लेषण आया था, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक इतिहास के प्रोफेसर ने यह कहा कि इन एन era ऑफ मेजॉरिटी कंसोलिडेशन आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ लर्निंग अबाउट द मूड ऑफ माइनॉरिटीज। यानी जब एक हिंदुत्व या कहें कि बहुसंख्यक ध्रुवीकरण के इस दौर में, चुनावों के इस दौर में, आप अल्पसंख्यक समुदाय की मनोदशा के बारे में आप क्या उम्मीद करते हैं। यानी वहाँ पर तो जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण होना ही है। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब की बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि भारत के इतने लंबे लोकतांत्रिक और चुनावी अनुभवों में चुनावी वोट बैंक की पहली पहचान कौन सी है? कौन सा चुनावी वोट बैंक का प्रयोग इतने लंबे समय तक स्थापित और चलता आया है, मान्यता दी हुई है? वह मुस्लिम वोट बैंक है। जब इतने लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कोई समस्या नहीं थी, या कहें कि वह मान्यता प्राप्त हो गई थी कि वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक। बाद में कुछ अन्य पहचानों के भी वोट बैंक स्थापित होते जाएंगे, लेकिन कम से कम इतिहास तो ठीक से पढ़ लेते प्रोफेसर साहब। अगर आपकी भाषा में जवाब दी जाए तो इन सो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट ऑफ मुस्लिम एंड अदर कास्टिस्ट वोट बैंक्स and their polarized political, religious and cultural choices, what else can you get in return? अब तीसरी बात, यूपी के जाट मुस्लिम गठजोड़ को लेकर मेरा यह मानना है कि यूपी के जाट पश्चिमी यूपी में, विशेषकर पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम गठजोड़ की तुलना बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमान यादव गठजोड़ से नहीं की जा सकती। यह सांख्यिकीय रूप से और रासायनिक रूप से अलग है। जहाँ तक यादव मुस्लिम गठजोड़ का प्रश्न है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों में यादव समाज के राजनीतिक नेतृत्व को लेकर कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ है। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार यादवों के राजनीतिक अभिव्यक्ति और आकांक्षाओं के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। वहाँ कोई वैकल्पिक नेतृत्व नहीं है। लेकिन जब आप जाटों के सामाजिक गुणसूत्र को देखते हैं तो आप यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जाटों में राजनीतिक नेतृत्व के रूप में भले ही हम राष्ट्र आरएलडी को देखते हैं, चौधरी चरण सिंह की पार्टी और बाद में अजीत सिंह और अब जयंत सिंह की पार्टी आरएलडी को देखते हैं, जिनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। लेकिन यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में जाएं तो यहाँ पर जयंत सिंह या चौधरी अजीत सिंह की जितनी राजनीतिक प्रभुसत्ता है, उनका जो प्रभाव है, उसकी तुलना अगर आप गांव के किसी
मुखर राजनीतिक वक्ता या मुखर राजनीतिक चिंतक या राजनीतिक दलों से संबद्ध रहने वाले नेताओं को, इवन गांव के प्रधान से आप बात करेंगे, उनके सामाजिक रसूख और उसके संदर्भ में उनको परखेंगे तो आप पाएंगे कि जयंत चौधरी और गांव के प्रधान के सामाजिक राजनीतिक रसूख में कोई अंतर नहीं है। यही वो कारण है कि जयंत चौधरी और अजीत सिंह दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य क्षेत्र में ही चुनाव हार जाते हैं। हालांकि जय पराजय की बात अलग है, लेकिन इससे जो संकेत मिलता है वो ये कि जाटों की एकजुटता का राजनीतिक प्रयोग बीते 2 दशकों में कभी सफल नहीं रहा है। इस बार जाटों की राजनीतिक एकजुटता का प्रयोग बहुत गंभीर तरीके से विचारा गया है। यह चुनाव इस बार इस बात को साबित कर सकेगा कि क्या जाट, जिनके सामाजिक रसूख और राजनीतिक प्रभाव गांव दर गांव विशिष्ट हैं और वो सभी एक दूसरे से कमतर नहीं है, कि कोई भी एक दूसरे से कमतर नहीं है, ऐसे में उनकी राजनीतिक एकजुटता कितनी हद तक, किस रूप तक, किस सीमा तक संभव है, जहां तक चुनावों का प्रश्न है। आखिरी बात हिजाब प्रकरण को लेकर, इसको लेकर कोई दो राय नहीं हो सकती कि कर्नाटक के किसी स्कूल में, वहां राज्य सरकार द्वारा पारित जो भी नियम कानून नोटिफिकेशंस हैं उसके संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी सरकारी स्कूल में एक ड्रेस कोड अगर निर्धारित किया गया है तो जाहिर सी बात है कि वह ड्रेस कोड सभी के लिए है। किसी भी समुदाय, समाज, पहचान, मत की कथित ड्रेस कोड को स्कूल के लिए मान्य करना या उसकी जिद करना, मांग करना सही नहीं है। इस मामले में जो अदालत में, हाईकोर्ट में जो मामला दायर किया गया है उसमें केरल के, बंबई के और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णयों को आधार बनाया गया। हालांकि वो तीनों ही संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन जहां तक ड्रेस कोड संबंधी मांग जो रखी गई है मुस्लिम समुदाय की युवतियों के द्वारा, उसमें कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अपने पंथ, मजहब के आधार पर विशिष्ट अधिकार प्राप्त होना ये मौलिक अधिकार में शामिल है, लेकिन यह अधिकार प्रतिबंधित है, या कह सकते हैं कि यह अधिकार रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है। मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट सभी सरकारी स्कूलों में हिजाब के पहने जाने को लेकर कोई दिशा निर्देश दे सकेगी। स्कूलों के ड्रेस कोड मान्य रहेंगे। हिजाब व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की निजी पसंद का मसला है, वह सार्वजनिक और निजी जीवन में हो सकता है। स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के की मांग करना कि उन्हें हिजाब पहनने दिया जाए, हिजाब पहन कर आने दिया जाए, ये सही नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल कुरान का, केरल के गवर्नर ने, जो कि इस्लाम के और अरबी फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि कुरान में हिजाब का अर्थ एक ऐसे वस्त्र से नहीं है जिसे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक ढका जाता हो। कुरान में जैसा कि वो कहते हैं कि हिजाब का अर्थ उस पर्दे से है जो दरवाजे पर लगा होता है, जिसके उस पार खड़ी होकर स्त्रियां घर आए हुए अन्य पुरुषों के साथ संवाद कर सकती हैं। जाहिर सी बात है कि हिजाब के इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन इस विवाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को जन्म दिया है, वो ये कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुस्लिम महिला मतदाताएं, कि जो कहा जा रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत कर सकती हैं, इस प्रकरण ने भाजपा को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकरण ने नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन क्या इसने प्रतिध्रुवीकरण को भी जन्म दे दिया कि इस्लामिक कट्टरपंथ या इस्लामिक समाज के कट्टरपंथियों के जो इस बेफजूल के विवाद हैं, इसके आधार पर जो गुस्सा या नाराजगी प्रतिध्रुवीकरण जन्म दे सकती, क्या वो हो रहा है, यह देखना पड़ेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि क्या मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, उनकी जो वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आज़ादी को लेकर के जो थोड़े बहुत प्रयास हो रहे हैं, क्या इस विवाद ने उन प्रयासों को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां वह से 5, 7, 10 साल पहले थे? यानी आज आई लव हिजाब जैसे जो आंदोलन चल रहे हैं, या हिजाब मूवमेंट जैसा जो कुछ दिखाई देता है, यह महिलाओं को वापस उसी कट्टरपंथी या कहें कि मध्यकालीन विचार में जकड़ने की एक और कोशिश है। मुझे ऐसा ही लगता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जो निर्णय होंगे उसमें हिजाब को सरकारी स्कूलों में किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी जा सकेगी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और बात है, इससे जुड़ी एक और बात है, वो ये कि इस प्रकार के विमर्श जो विशुद्ध रूप से
प्रगतिशील होने की अपेक्षा करते हैं, उसमें इस प्रकार की संकीर्णता का आ जाना, बेमतलब के विवादों का राष्ट्रीय विवाद को विवाद में कन्वर्ट कर देना, बदल देना, ये किसी भी रूप में समझदारी नहीं है। आपको मेरे विचार कैसे लगे, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए